नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग विज्ञान विषय की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाली परीक्षाएं जैसे फरवरी में ग्रुप डी की परीक्षा है, 15 जनवरी को NTPC का रिजल्ट आ रहा है, CBT फर्स्ट का, उसके बाद CBT सेकेंड का एग्ज़ाम होगा और अन्य तमाम परीक्षाएं जैसे लेखपाल की परीक्षा, वन रक्षक की परीक्षा और भी कई परीक्षाओं में विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इन परीक्षाओं में निश्चित रूप से विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उन सब में इन चारों अलग अलग विषयों में, इन चारों अलग अलग विज्ञान के विषयों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि विज्ञान की ये प्लेलिस्ट जब आपको यूट्यूब पर मिले तो आप क्रमशः सभी वीडियोस को देखते हुए, सभी क्लासेस को देखते हुए अपनी तैयारी को पूर्ण करें। तो आइए शुरुआत करते हैं विज्ञान की, और विज्ञान में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर की बात करेंगे और चैप्टर में हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहले जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कई बार परिभाषा में सजीवों की जगह पर जीवधारियों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए, जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, उसे जीव विज्ञान कहेंगे। अब आप और हम बात करेंगे कि आखिर सजीव होता क्या है, आखिर सजीव क्या होता है। तो हम सजीवों के लक्षण की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सजीव के क्या लक्षण होते हैं? सजीव के लक्षण है कि उसमें वृद्धि होगी, सजीव वृद्धि होगी, सजीव भोजन लेगा, भोजन ग्रहण करेगा और भोजन से नई नई कोशिकाओं को, अब यहाँ नए नए शब्द मिल रहे हैं आपको, कोशिका शब्द मिल रहा है, सजीव शब्द मिल रहा है, सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि वृद्धि का तात्पर्य है ग्रोथ, अंग्रेजी में कह सकते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण होना। यानी जब एक सजीव भोजन ग्रहण करता है तो नई नई कोशिकाओं को पैदा करता है, नई कोशिकाओं को उत्पन्न करता है और इससे उसमें वृद्धि होती है। सजीव का मुख्य लक्षण है प्रजनन। प्रजनन का तात्पर्य है कि सजीव अपने समान एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। इस सजीव का मूल लक्षण है कि सजीव अपने समान एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ये सजीव का मूल लक्षण है जिसे हम प्रजनन कहते हैं। जैसे एक निर्जीव है, जैसे निर्जीव है वो अपनी तरह का संतान पैदा नहीं करेगा, अपनी तरह का संतान निर्जीव पैदा नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक टीवी सेट है, ये बहुत दिनों से यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या एक नया टीवी सेट बना देगा? नहीं बना सकता, क्योंकि ये निर्जीव है। लेकिन एक चींटी भी है, एक चींटी है तो अपनी तरह का एक नया चींटी उत्पन्न करने की इसके अंदर क्षमता होगी। ये सजीव का लक्षण है। जैसे मानव है तो मानव अपने तरह के नए संतान पुत्र या पुत्री के रूप में उत्पन्न करता है। ये क्या है? उसके प्रजनन का लक्षण है, उसका प्रजनन है। इसके अलावा सजीव का मुख्य लक्षण है श्वसन करना। श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के माध्यम से होती है। इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। सजीव का मुख्य लक्षण है चेतना। चेतना मुख्य लक्षण है चेतना। चेतना का मतलब सेंसिटिविटी, कितना सेंसिबल है, कौन कितना सेंसिबल है। सजीव में ही ये चेतना होती है, निर्जीव में नहीं रहती है। एक निर्जीव है, जैसे टीवी सेट की हम बात कर रहे थे, अगर इसी टीवी सेट को हम प्रकाश में रखें तब भी वो वहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालें तब भी वैसे ही रहेगा, अगर इसको अधिक टेम्परेचर पे रखें, अधिक तापमान पे रखें तब भी वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर वो जीव है, जैसे एक सांप है, आपने क्या देखा कि अगर सांप है और इस सांप के ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है तो सांप पीछे मुड़ जाता है, सांप वहाँ से अपना रास्ता बदल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। क्यों? क्योंकि वो सजीव है। तो सजीवों के मुख्य लक्षणों में चेतना भी मुख्य लक्षण है, मूल लक्षण है। और वैसे ही है पोषण। सजीव अपना भोजन ग्रहण करेगा और भोजन ग्रहण करने के क्रम में वो इस संसार में लगातार निरंतर बना रहेगा, जिंदा रहेगा, जीवन में रहेगा। तो ये पोषण भी उसका मुख्य लक्षण है। ऐसे एक लक्षण है गति।
हम वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, चेतना, पोषण और गति की बात कर रहे हैं। सजीवों का लक्षण है गति, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि पेड़ पौधा जो है वो गति नहीं करता, वो अपनी ही जगह पे क्या करेगा, हिलेगा डुलेगा, वो गति नहीं करेगा लेकिन अपनी जगह पे हिलेगा डुलेगा। तो जो उसकी पत्तियों के अंदर जो ये हिलना डुलना है वो गति का ही तो उदाहरण है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सजीवों के लक्षण जो हैं वो वृद्धि है, प्रजनन है, सांस लेना, श्वसन की क्रिया, चेतना का होना, पोषण का होना, गति का होना। तो हम इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से इस सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, इन सजीवों के बारे में बातचीत करेंगे। अब आगे बात करते हैं जीव विज्ञान में जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु के बारे में आप चाहे जो विषय पढ़ लें, आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तब वो, शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तब भी, कुछ भी पढ़ेंगे अरस्तु का नाम जरूर आएगा। तो अरस्तु को ध्यान रखिएगा। और अरस्तु के बारे में थोड़ी बातें हम यहाँ समझ लेते हैं। देखा गया है कि यूनान में एक दार्शनिक हैं जिनका नाम सुकरात है। यूनान में एक दार्शनिक हैं जिनका नाम सुकरात है। इन्हीं सुकरात के एक शिष्य हुए, एक चेला हुए जिनका नाम है प्लेटो। जिनका नाम है प्लेटो। कहा जाता है कि इनका शरीर इतना सुडौल था प्लेट की तरह, इसलिए इनका नाम प्लेटो पड़ गया। तो प्लेटो हैं और प्लेटो के जो शिष्य हुए उनका नाम अरस्तु है, जिन्हें हम जीव विज्ञान के जनक के रूप में देख रहे हैं। और अरस्तु के साथ एक महान बात यह है कि ये गुरु हैं, और गुरु किसके हैं? जिसका नाम है सिकंदर महान। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जीएस के पोर्शन में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब चूंकि विषय से विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ बताता कि किस प्रकार महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, किस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो महात्मा गांधी के गुरु गोखले साहब और गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे। और उनके साथ एक खास बात यह है कि महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि महाराष्ट्र का सुकरात, सुकरात का चेला, महाराष्ट्र के सुकरात का चेला गोपाल कृष्ण गोखले और उनके चेले महात्मा गांधी। तो खैर ये विषय से हट के बात हो जाएगी, हम आते हैं इस पॉइंट पे। तो जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में, वैसे तो कई शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो शाखाओं में हम विभाजित करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान की पहली शाखा है, इस शाखा के जनक अरस्तु ही हैं। जीव विज्ञान के जनक का नाम भी अरस्तु याद करेंगे और जंतु विज्ञान के जनक का नाम भी अरस्तु याद करेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलम, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलम, इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं के बारे में वर्णन किया है। 500 जंतुओं के बारे में वर्णन किया है, विस्तार से बताया है। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जैसे अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, वैसे ही वनस्पति विज्ञान बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये है थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। तो यहाँ से आपके इस साइंस की क्लास की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखेंगे और देखते समय मैं चाहूँगा कि आप इन्हें पॉज करके नोट भी कर लें और क्रमशः आने वाली वीडियोस को नोट करते चलें। और आपकी यह क्लास निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होगी जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे, खासतौर पर ग्रुप डी की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, NTPC CV2 की परीक्षा में और आने वाली UP SSS आदि की कई परीक्षाओं में। जैसे अभी वीडियो की परीक्षा होने वाली है, जो वीडियो 2018 में रद्द हो गया है उसकी परीक्षा दोबारा होने वाली है। लेखपाल की भर्ती एकदम सामने आ गई है, आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है। इन सभी परीक्षाओं में साइंस की महत्ता अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये यहाँ से प्रश्न आते हैं और बायोलॉजी के प्रश्नों को हम हमेशा सही कर लेंगे, बस क्रम से आप बने रहिए। अब आगे हम
इस टॉपिक के बाद हम सीधा आते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान में हम किन किन चैप्टर्स पे बात करेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम लोग इन चैप्टर्स पे बात करने का प्रयास करेंगे जहाँ से प्रश्न आता है। देखिएगा, जैसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोशिका। कोशिका और कोशिका के कोशिकांग, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो कोशिका एवं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, जैसे राइबोसोम, जैसे गाल्जी बॉडी, इन सब से प्रश्न आते हैं। इनको हम आराम से टैकल करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, जो पहला चैप्टर हमारा होगा कोशिका एवं कोशिकांग। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वो दूसरा चैप्टर होगा उत्तक। वो होगा उत्तक होगा। उत्तक के अंतर्गत हम अन्य अलग अलग प्रकार के उत्तकों और उनके कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा पोषण। वो होगा पोषण, क्योंकि पोषण पढ़ने के बाद हम अन्य तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा आसान होगा काम। तो काम आसान करने के लिए हम पोषण पढ़ेंगे। इसी पोषण के अंतर्गत हम वसा, इसी के अंतर्गत हम वसा के अलावा कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो, इसी के अंतर्गत प्रोटीन और अन्य आवश्यक तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगा अंग तंत्र। वो होगा अंग तंत्र, और ये टॉपिक सिलसिलेवार कई अलग अलग सेक्शन में बटा होगा। अंग तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जिसमें हम पूरे पाचन तंत्र की बात करेंगे, जिसमें मुंह से लेकर के ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, जहाँ जहाँ हमारा भोजन पहुँचता है, ये मुख्य पाचक अंगों के बारे में, यकृत के बारे में, जो हमारा सहायक अंग है अग्नाशय के बारे में, सबके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम इस क्रम में पाचन तंत्र की बात करेंगे। इसके बाद श्वसन तंत्र की बात करेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आता है। हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जहाँ से प्रश्न हमेशा आता है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण के बारे में महत्वपूर्ण चैप्टर है कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है रक्त परिसंचरण, क्योंकि यहाँ से रक्त के बारे में, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवन काल और भी बहुत तरह के प्रश्न, कौन कौन सा प्रोटीन है, क्या क्या है, सब कुछ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। रक्त परिसंचरण के बाद कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र और अन्य तंत्रों के बारे में यहाँ हम बातचीत करेंगे इस पूरे अंग तंत्र वाले चैप्टर के अंतर्गत। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे और हमने पोषण पढ़ लिया होगा, तो हमारे पास एक पांचवा चैप्टर होगा जिसे हम कहेंगे मानव रोग, जिसे हम कहेंगे मानव रोग। और मानव रोग में भी हम अलग अलग सभी प्रकार के मानव रोगों की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में, असंक्रामक रोगों के बारे में, खास तौर पे विषाणु वाले रोगों के बारे में, खास तौर पे जीवाणु जनित रोगों के बारे में, खास तौर पे या निश्चित रूप से प्रोटोजोआ या परजीवी वाले रोगों के बारे में, और कवक से फैलने वाले रोगों के बारे में। तो मानव रोग से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब जब हम आपके मन में आ रहा होगा सर आपने विटामिन आदि की चर्चा नहीं की, तो पोषण के अंतर्गत वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सबकी चर्चा हम इसी चैप्टर में करेंगे। लोग कहते हैं या सामान्य रूप से विद्यार्थी इस बात से परेशान हो जाता है कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ें, उसे बहुत कुछ नहीं पढ़ना, उसे इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीटली पढ़ना है। अगर आपने इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा तो निश्चित रूप से जीव विज्ञान के प्रश्नों को आप आराम से टैकल कर पाएंगे, आराम से हल कर पाएंगे। तो अब इन चैप्टर्स की हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कोशिका चैप्टर को, जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर होगा हमारे इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, कल से हम लोग आगे आने वाली वीडियो में कोशिका और कोशिकांगों के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच।